जरा गौर से सुने तमाम लोग। आप लोगों का एक मॉलिक्यूल जो है वो पैरेलल तरीके से पड़ा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसका ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है। तो अब अगर ये पॉजिटिव पोल है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ये तो मैंने बात की है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली जाए किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर, अभी एक बात ध्यान में रखें, अभी मैं मॉलिक्यूल की रोटेशन या वाइब्रेशन को काउंट नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ ये मॉलिक्यूल स्टेशनरी है और पड़ा है पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि मॉलिक्यूल ना रोटेट कर रहा है ना वाइब्रेट कर रहा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब पड़ती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑसिलेटिंग होता है। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मुराद है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, थोड़ी देर बाद ये नेगेटिव होगा, वो पॉजिटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव, वो नेगेटिव। तो ये एक खास फ्रीक्वेंसी से चेंज होगा। आपको पता है अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इधर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव। अब अगर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर। तो एक सेकंड में जितनी बार ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, इतनी ही बार ये चार्जेस भी चेंज होते हैं। अब ये चार्जेस चूंकि चेंज हो रहे हैं, एक किस्म की चार्जेस वाइब्रेट कर रहे हैं, तो क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक वाइब्रेट करते हुए चार्जेस जो हैं वो एनर्जी एमिट करते हैं। जितनी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इसके ऊपर डाली है, जितनी फ्रीक्वेंसी की, इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ ये चार्ज भी ऑसिलेट कर रहे हैं, और ऑसिलेटिंग चार्जेस एमिट एनर्जी, वो एनर्जी एमिट करते हैं इतनी ही जितनी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक जैसी है। जो लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी एक जैसी है, इसलिए ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से जो आपके लाइट एमिट होगी फ्रीक्वेंसी भी वही होगी जो इंसिडेंट लाइट की है। तो इसे हम बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी क्योंकि सेम है, इसे हम कहते हैं ये रेले स्कैटरिंग की एग्जांपल है। जितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई उतनी ही एमिट हुई, ये रेले स्कैटरिंग की एग्जांपल है। ये आपके पास फार्मूला है। जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये म्यू है, ये आपकी जो इंसिडेंट रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की फ्रीक्वेंसी है। तो जाहिर है यही फ्रीक्वेंसी फिर इस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी, इस ऑसिलेटिंग चार्जेस की भी यही होगी। तो ये आपके पास आ गया E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। तो ये है जब मॉलिक्यूल में कोई इंटरनल रोटेशन या इंटरनल वाइब्रेशन नहीं है। ये है चेंज इन डाइपोल मोमेंट, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना। आपको पता है डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, अभी तो इसकी डायरेक्शन ये है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब ये पोल चेंज होंगे तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो ये है। तो अभी मॉलिक्यूल में जो डाइपोल मोमेंट में चेंज आ रहा है वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है। चेंज इन डाइपोल मोमेंट ड्यू टू ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसकी फ्रीक्वेंसी, चेंज इन डाइपोल मोमेंट की फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंज है उसकी फ्रीक्वेंसी के। इस फार्मूले में पुट किया, तो ये जो फार्मूला है, ये जो इसकी वैल्यू पुट की है, ये है चेंज इन डाइपोल मोमेंट ड्यू टू ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंज इन डाइपोल मोमेंट ड्यू टू ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये उसकी वजह से। अब मैं आप लोगों को कहता हूँ इसका दूसरा जो पार्ट है वो देखते जरा। अब आप लोग ये फर्ज करें, आप जरा सुनिएगा, आप लोग, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, अब आप लोगों को सुनना चाहिए। अब बात ये है, अब आप क्या है, सपोज ये मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, आपको पता है अभी यहाँ जब ये मॉलिक्यूल रोटेट करेगा, मुझे बताएं यहाँ पे इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी जब ये पैरेलल होता है या परपेंडिकुलर में पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है? पैरेलल में ज्यादा होती है। पैरेलल में ज्यादा होती है। तो इधर पोलराइजेबिलिटी कुछ और है, तो यहाँ परपेंडिकुलर है, इसकी पोलराइजेबिलिटी कुछ और है परपेंडिकुलर में, और बाकी पोजीशन इसके दरमियान में है। जाहिर है पैरेलल से परपेंडिकुलर जाते हुए ये मॉलिक्यूल कई डायरेक्शन में रोटेट करता है। पहले थोड़ा सा टिल्ट हुआ, फिर थोड़ा और टिल्ट हुआ, फिर और टिल्ट हुआ, फिर जाके ये परपेंडिकुलर हो गया उस इलेक्ट्रिक फील्ड के। सपोज ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में फर्ज किया आपके पास। क्या है जी, अब क्या है, ये है कि यहाँ पोलराइजेबिलिटी जो है यहाँ मैक्सिमम है
और यहाँ पोलराइजेबिलिटी क्या है, वो मिनिमम है। तो यहाँ से यहाँ जाते हुए भी डाइपोल मोमेंट या पोलराइजेबिलिटी में चेंज आया यहाँ भी, क्योंकि जाहिर है पोल तब भी बनेंगे जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आएंगे। लेकिन अब यहाँ भी पोलराइजेबिलिटी में चेंज आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में रखने से यहाँ भी पोलराइजेबिलिटी में चेंज आया। अब ये जो पोलराइज पहले डाइपोल मोमेंट में चेंज आ रहा था वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से था। अब डाइपोल मोमेंट में जो चेंज आ रहा है या पोलराइजेबिलिटी में जो चेंज आ रहा है वो आप लोगों का इसकी इंटरनल मोशन की वजह से। ये वो पैरामीटर है जो इंटरनल मोशन की वजह से डाइपोल मोमेंट में चेंज है उसको अकाउंट करता है। ये वाइब्रेशन है, ये है कि 1 सेकंड में कितनी बार मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट करता है, 1 सेकंड में कितनी बार मॉलिक्यूल रोटेट करता है उसके लिए। यहाँ जो बीटा है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी है, यहाँ चेंज ऑफ रेट लिखा है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी। अब अल्फा की वैल्यू पुट की ये वाली और ई की पुट की जो पीछे वैल्यू थी, तो आप लोगों के पास देखें ये चीज आप यहाँ जो पहला फैक्टर है ये अकाउंट है करता है चेंज इन पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू इंटरनल वाइब्रेशन और रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, और ये अकाउंट करता है चेंज इन डाइपोल मोमेंट ड्यू टू ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ भी चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ भी ऑसिलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक रोटेशन की वजह से पोलराइजेबिलिटी चेंज हो रही है, एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चेंज हो रही है डाइपोल मोमेंट। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। अगर पोलराइजेबिलिटी में चेंज ना आए वक्त के साथ साथ तो बीटा 0 हो जाएगा, यानी ये रोटेशन या वाइब्रेशन की वजह से पोलराइजेबिलिटी चेंज ना हो तो आपके पास बीटा जो है ये 0 हो जाएगा। जब बीटा 0 होगा तो ये सारी की सारी टर्म आप लोगों के पास 0 होगी, तो आप लोगों के पास ये रेले स्कैटरिंग रहेगी। तो ऐसा रैमन वैसे कंपाउंड को कहते हैं रैमन इनएक्टिव, जब बीटा आप लोगों के पास 0 होता है ये रैमन इनएक्टिव। यहाँ बीटा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी। आगे हम एग्जांपल देखेंगे पोलराइजेबिलिटी कैसे चेंज होती है। समझ आई या नहीं आई आप लोगों को? यहाँ पे ये जो वाइब्रेशन न्यू वाइब्रेशन है ये कि वाइब्रेट करने के दौरान 1 सेकंड में कितनी बार मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है, ये फैक्टर उसके लिए है। ये फैक्टर उसके लिए। यहाँ पे आप लोगों को पता है पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड का मतलब आपको पता है, जो पैरेलल है क्योंकि पैरेलल में ज्यादा होती है तो ये माइनर एक्सिस है और ये परपेंडिकुलर है, ये मेजर एक्सिस है। याद रखें ये जो लाइन है ना माइनर एक्सिस की, ये लाइन जितनी छोटी होगी पोलराइजेबिलिटी इतनी ज्यादा होगी। याद रखें ये लाइन जितनी छोटी होगी पोलराइजेबिलिटी इतनी ज्यादा होगी। मैं अगर कहूँ कि यहाँ पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है या यहाँ, तो आप कहेंगे माइनर एक्सिस की लंबाई जो है पोलराइजेबिलिटी के लंबाई छोटी तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा। पोलराइजेबिलिटी और माइनर एक्सिस की लंबाई एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यही वो चीज है जिसको आगे लेके चलेंगे, यही वो चीज है जो आगे इसका बेस बनाती है। ये एक पॉइंट अगर आपके ज़हन में आ गया तो आप लोग बात समझ जाएंगे। माइनर एक्सिस की लंबाई जितनी कम होगी पोलराइजेबिलिटी इतनी ज्यादा होगी, माइनर एक्सिस की लंबाई जितनी कम होगी पोलराइजेबिलिटी इतनी ज्यादा होगी। अब आगे चलते हैं, ये एग्जांपल हम देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल देखते हैं। अब बड़ा एक मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोगों से देखें, ये आपके पास सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। पहले बॉन्ड दोनों बॉन्ड जो है वो स्ट्रेच होते हैं, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फिर दोनों बॉन्ड जो है वो कंप्रेस होते हैं। पहले दोनों बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे पहले दोनों बॉन्ड लंबे हो गए पोजीशन पे आए, फिर वो ऐसे हो गए। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? मेरी बात सुन रहे हैं? यस सर सुन रहे हैं। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, मुझे आप लोग ये बताएं, ये जो आपके पास सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, जब यहाँ पे न्यूक्लियाई के दरमियान फासला ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को डिस्प्लेस करना आसान है या
या जब ये मजबूती से जकड़े हों न्यूक्लियाई के दरमियान, वहां पे डिस्प्लेस करना आसान है। देखें सर आप क्या ये कार्बन का सम न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियाई पे तो पॉजिटिव चार्ज लगते हैं ना, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज। अब चूंकि यहाँ पे दरमियान में ये बॉन्ड है, जितना ज्यादा फासला होगा न्यूक्लियाई के दरमियान, इन इलेक्ट्रॉनों को डिस्प्लेस करना इतना ही आसान होगा। अब इलेक्ट्रॉनों को डिस्प्लेस करना आसान है तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी, वेरी गुड। और इस केस में जब न्यूक्लियाई के दरमियान फासला कम है तो इन न्यूक्लियाई ने, जिस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इन्होंने इस बॉन्ड के जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन है उनको मजबूती से जकड़ा हुआ है, मजबूती से जकड़ा हुआ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेस करना मुश्किल है। पोलराइजेबिलिटी कम होगी, यहाँ पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पोलराइजेबिलिटी कम है। जहां पे पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी वहां पे मैं छोटा एलिप्साइड बनाऊंगा, ये छोटा एलिप्साइड, और जहां पे पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है वहां मैं बड़ा एलिप्साइड बनाऊंगा, और दरमियान में इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो यहाँ एक दरमियाना सा एलिप्साइड बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं जी, ये बनाया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। हाँ, ये इसमें कहाँ गया? बल्कि पहले हम ऐसा करते हैं, वाटर की एग्जांपल लेना, लेकिन चले अब यहाँ ये एग्जांपल दी गई उसकी, यहाँ पे ये पोलराइजेबिलिटी देखें, यहाँ पे ये है, ये है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है ये आपके पास एक लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल है। मेरी बात पहुंच रही है आप लोगों तक? यस सर, आ रही है। ये कोई बच्चा अटेंडेंस दीजिएगा, अटेंडेंस दीजिएगा कोई। अच्छा बच्चों, इंशाल्लाह आगे कल हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है? इसको आगे लेके चलेंगे। अल्लाह हाफिज। आ रही है आप लोग? आवाज आ रही है? कल इंशाल्लाह यहाँ से आगे शुरू करेंगे। सर आ रही है। कल यहाँ से आगे शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज।